गाइस जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट की डेट्स आ गई हैं, अप्रैल अटेम्प्ट्स की भी डेट आ गई हैं। तो अभी आपके पास एकदम लिमिटेड टाइम है, उसी में आपको कुछ करके दिखाना है। तो जेई में क्या होता है कि हर एक सब्जेक्ट का मिजाज अलग अलग होता है और हमें सबके लिए अलग अलग अप्रोच फॉलो करनी होती है। तो आज हमारे साथ हैं आदित्य, जिन्होंने मैथ्स में 99 परसेंटाइल स्कोर किया है। तो इन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर हमें मैथ्स में कैसी अप्रोच रखनी चाहिए कि हमारी 99 परसेंटाइल या 100 परसेंटाइल आ जाए। तो आदित्य, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय नेम इज़ आदित्य एंड आई एम करेंटली परस्यूइंग मास्टर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स इन NIT सूरत। पहला क्वेश्चन है आदित्य, तुमने स्कूलिंग कहाँ से करी? तो मैं बेसिकली हूँ अंडमान से सर। ओके। अंडमान से हूँ तो उधर का स्कूलिंग उतनी बढ़िया होती तो नहीं है, पर मैं एक इंटरनेशनल स्कूल पे ही पढ़ा हुआ हूँ और उधर से ही मेरी बेस बनी है। जेई का पहली बार नाम तुमने कब सुना था? जी मैंने ये जेई वर्ड ही मैंने पहला बार क्लास 10th में सुनी थी। मोटिवेशन कैसे आया कि मुझे जेई के लिए करना है या IIT मुझे जाना है, IIT NIT? मेरे फैमिली में बहुत सारे रिलेटिव्स के मतलब जेई क्लियर हो चुके थे। कोई IIT बॉम्बे गया था तो कोई IIT खड़गपुर से था, तो वो सुन के एक मोटिवेशन आ रहा था। और यूट्यूब एक साधन होता है तो जिससे एक इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, तो इसलिए उधर से पता चला कि बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर सब है जो IT से निकले हुए हैं। तो मतलब ऐसे ही तुमको क्या चीज़ अच्छी लगी? एक चीज़ यदि बताना हो कि नहीं ये है तो मुझे IIT तो जाना ही या IIT की तैयारी करनी है। IT का जो टैग होता है सर, बाद में जाके बहुत काम आती है वो। अनिल ग्रोवर सर की वीडियोस तो नहीं देख लिए थे? अनिल ग्रोवर सर तो अपने बोलती है, पर हाँ दिल से एक आवाज़ आया था मुझे करना है। ये बताओ कि तुम्हारा जेई का रूटीन क्या रहता था? तो मैं एक्चुअली सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ जाता था। उठने के बाद मेरी 5-10 मिनट की मेडिटेशन रहती थी। सबसे पहले मेडिटेशन हो गई तो उसके बाद मैं फ़्रेश हो जाता था। फ्रेश होके सुबह जितनी भी टाइम मिलती थी, मेरे स्कूल आवर्स थी 7:30 से, तो उससे पहले जितनी भी टाइम मिलती थी फ्रेश होने के बाद मैं थोड़ी पढ़ाई में लगा देता था। मैं उसके बाद स्कूल आवर्स के बाद डायरेक्ट 4 o'clock से मेरी 8 o'clock तक ट्यूशन थी। तो उधर कोचिंग हो गई। कोचिंग आने के बाद जितने भी होमवर्क्स हो गई या फिर कुछ भी असाइनमेंट हो गई वो मैं सॉल्व करता था। और मेरी एक ही रूटीन में फॉलो करता था कि मैं 10 से 11 बजे तक ही जागूँ, उससे बाद ना जागूँ, क्योंकि मुझसे नाइट स्टडी नहीं होती थी और मैं वो अवॉइड भी करता था, मुझे पसंद नहीं था वो चीज़। ओके, तो मतलब इसका शेड्यूल ऐसा था कि सुबह जल्दी उठ जाना और रात को जल्दी सो जाना। इसने बताया अभी कि सुबह ये उठ के मेडिटेशन करता था, तो मेडिटेशन ने तुम्हें कितना हेल्प किया, कैसे, यदि कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो? मेडिटेशन से एक्चुअली होता ये है कि हमें अपना माइंड शांत करने मिलता है। और जितने भी बुरी चीज़ें हैं मतलब क्या बोलते हैं उसको, अट्रैक्शन क्या, हाँ नेगेटिव एनर्जी से हमें मतलब पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की ताकत मिलती है हमें। तुम सुबह सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते थे? सबसे पहले तो मैं अपना वीक सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं करूँगा और मैं एडवाइस करूँगा किसी को भी स्टार्ट ना करे वीक सब्जेक्ट। अपने सबसे फेवरेट जो सब्जेक्ट है मेरे, तो जैसे मैथ्स थी, तो मैं सबसे पहले मैथ्स से स्टार्ट करता ताकि दिन के स्टार्टिंग में मेरी पॉजिटिविटी से और कॉन्फिडेंस के साथ हो। अच्छा है, मतलब देखो स्टार्टिंग में यदि दिन का स्टार्ट ही तुम ऐसे सब्जेक्ट से करोगे, देखो सबका अलग अलग होता है, बट ऐसा इसका कहना है कि यदि तुम बोरिंग सब्जेक्ट या जो तुमको पसंद नहीं आ रहे उससे स्टार्ट करोगे तो तुम्हें डिमोटिवेशन आएगा। तो ऐसा करो कि जो स्टार्टिंग दिन का फेज़ है तो उसको तुम अपना जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें दे सकते हो। तो आदित्य, तुम्हें मैथ्स में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा? तो मैथ्स में पर्टिकुलरली अगर बोला जाए तो मेरा सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री। और बहुत सारे बच्चे इसे रिलेट करते होंगे। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा पार्ट है जो बहुत बच्चे डिफ़िकल्टी में फंस जाते हैं, तो मेरा भी वो एक पार्ट था। और उनके क्वेश्चन जब आते थे, मेरी भी स्टार्टिंग में बहुत सारी मतलब नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते कि मुझसे भी ना हो पाएगा। मेरी भी बहुत कमज़ोर थी ट्रिग्नोमेट्री तो एकदम। तो उससे मैं ओवरकम ऐसा हुआ कि मैं ट्रिग्नोमेट्री में पहले ध्यान ही नहीं दूँ, जितनी भी बाकी पार्टी उसको तो स्ट्रॉन्ग कर लूँ ताकि जितने क्वेश्चन से मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि ट्रिग्नो से आपसे क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 2-3 ही आते हैं जेई में। और कोई ऐसा टफ पार्ट लगा तुम्हें जेई में कि इसमें बच्चों को भी मतलब मोस्टली बच्चों को भी दिक्कत आती है, जैसे कैलकुलस है, तो उसको तुमने कैसे अप्रोच किया कैलकुलस को? अगर कैलकुलस का जैसे सर ने बात किया है, मेरा मैथ्स में सबसे फेवरेट पार्ट था कैलकुलस। 11th से मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग कैलकुलस था। और आप अगर कैलकुलस स्ट्रॉन्ग कर लेते हो ना, जेई में आपका मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि कैलकुलस है सबसे
अगर आप सही स्ट्रैटेजी के साथ जाओ, सही मतलब फार्मूला याद रखो, तो कैलकुलस आपका सबसे इजीली बन जाएगा और सबसे ज़्यादा मार्क्स वही दिलवाएगा कैलकुलस। तो कैलकुलस में सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जी। और फिर अप्रोच क्या रखनी चाहिए? कैलकुलस में सबसे ईजीएस्ट अप्रोच है फार्मूला याद रखो, और क्वेश्चन जैसे ही दिखते हैं आपको फार्मूला स्ट्राइक होनी चाहिए, तो इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। एक दिन में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए यदि पर्टिकुलर मैथ्स की बात की जाए तो? मैं तो बोलूँगा 100 क्वेश्चन तो सॉल्व करनी ही चाहिए। एक दिन में 100 क्वेश्चन? एक दिन में 100 क्वेश्चन। अगर आप डे टू डे लाइफ में एक दिन में आप 2 घंटे देते हो मैथ्स को, तो 100 क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जानी चाहिए। तुम कितने करते थे? मैं स्टार्टिंग में, मेरा बोला जाए तो मुझसे बहुत कम होता था। मैं क्योंकि स्टार्टिंग में गलत राह पे चला गया था, पहले ट्रिग्नोमेट्री करता था। उसके बाद मैं मतलब एक अच्छे टीचर से एडवाइस ली, तो उसके बाद मैं डेली 2 घंटे बैठता था। स्टार्टिंग में 50, फिर 100 हुई, तो 100 ही मैं रखता था, उससे ज़्यादा नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे साथ ही साथ फिज़िक्स और केमिस्ट्री में भी ध्यान देना था। अब बात करते हैं, ये तो हो गई प्रिपरेशन और थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा आपको। थोड़ा ये भी बच्चों का रहता है कि डाइट कैसे मेंटेन रखें, तो उसके लिए तुम क्या करते थे? अपनी हेल्थ के लिए क्या करते थे? डाइट की बात आ जाए तो अभी क्या बोले, मैं हूँ बंगाली, तो बंगाली लोग की सबसे ख़ास बात होती है वो बहुत फूडी होते हैं। मैं अपनी डाइट पे कोई ध्यान नहीं देता था, मैं जो मन आता था खा लेता था। मम्मी जी को भी बोलता था आपको जो बनाना है बनाओ, मेरी मनपसंद चीज़ बना देना डेली, ताकि मेरा माइंड स्टेबल रहे और मैं पढ़ने पे ध्यान दे पाऊँ। मतलब घर का खाना खाना है, थोड़ा बहुत चल जाएगा। कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हो जेई के वक्त, या हेल्थ इशू कुछ हो गया हो? अभी हेल्थ इशू तो होती है, क्योंकि अब पूरे साल तो अब बिना बीमारी के रह नहीं सकते हो। अभी बीमारियाँ मुझे भी 2 साल, वो भी 2 साल, तो अभी बिना बीमारी के तो मैं भी नहीं था, मुझे भी बुखार हुई है। पर वो सब एक ऑब्स्टेकल्स होती है, पर उस पीरियड से आप जब निकलते हो तो आपको एक दिल से कॉन्फिडेंस आनी चाहिए कि हाँ इसके बाद मुझे करनी है, बाउंस बैक करनी है तो करनी है। भले 2-4 दिन चले गए तुम्हारे, लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि मेरा बहुत कुछ छूट गया। छूटने को तो छूट जाता है, लेकिन तुम उसको कितना कवर कर सकते हो इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। अभी ये बताओ, एग्ज़ाम के डे का कैसा एक्सपीरियंस रहा? एग्ज़ाम का जिस दिन डेट था तुम्हारा, उस दिन कैसा, मतलब माइंडसेट कैसा था तुम्हारा? सुबह उठते साथ सेम रूटीन मैंने फॉलो किया, पर उस दिन मैंने सुबह उठ के कुछ पढ़ाई नहीं की, क्योंकि मेरा टाइमिंग था कुछ 3 बजे से। तो सुबह मैंने फुल चिल किया, सो के भी लेट से उठा था। तो उठने के बाद मतलब मैं पूजा भी करता हूँ घर में, मैं खुद ही पूजा देता हूँ, मतलब भगवान की आरती भी मैं करता हूँ। तो वो सब किया, मम्मी जी का हाथ का खाना, मैं बस रेस्ट किया, टीवी देखा। बस होते हैं पेरेंट्स के जैसा होता है, टेंशन रहते हैं उनका, हाँ बेटा का लाइफ का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, तो उनकी तरफ से एक टेंशन आ रही थी। पर मैं उनको बोला कि चिल रहो, जो होना है होगा, अब एग्ज़ाम देके तो आ जाओ। वही आपने एक वीडियो भी देखी होगी महेंद्र सिंह धोनी सर की, उन्होंने बोला था कि मतलब यदि तुमने साल भर मेहनत करी होगी तो एक दिन में कुछ नहीं होगा, और यदि साल भर मेहनत नहीं करी होगी फिर भी एक दिन में कुछ नहीं होगा। तो जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन चिल रहो, पढ़ना है पढ़ो, मन कर रहा है तो पढ़ना है, नहीं तो नहीं पढ़ना है, और नहीं पढ़ोगे फिर भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो यही है कि चिल रहो एग्ज़ाम के दिन। और ठीक है, ये तो एग्ज़ाम का डे हो गया। जब तुम एग्ज़ाम में बैठे, वो जो 3 घंटे होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी जेई एस्पिरेंट के लिए, तो वो तुमने कैसे स्टार्ट किया? मेरा जो पहला अटैम्प्ट था, में मेरे को तो कोई आइडिया नहीं था उससे पहले कि कैसे जेई की पेपर देनी, बस यूट्यूब की वीडियोस पे बेस में देख के आ गया। तो मैं जैसे ही पेपर आया, सबसे पहले मेरे सामने फ़िज़िक्स था, फ़िज़िक्स अटेंड की, उसके बाद केमिस्ट्री किया। उसके बाद मुझे मैथ्स के लिए अगर बोला जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ 45 मिनट्स मिली थी। 45 मिनट्स में मैं मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता था, और मेरी बन भी रही थी। तो ऐसे ही मैं सीक्वेंस वाइज ही गया। तो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारी मैथ्स में कितनी परसेंटाइल आई थी? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी मैथ्स में 88 आई थी। 88। और सेकंड अटेम्प्ट में कैसा रूटीन फॉलो किया, उसमें कितनी आई थी? सेकंड अटेम्प्ट में मैंने सबसे फॉरमोस्ट चीज़ मैंने मैथ्स जाके अटेम्प्ट की, और मैथ्स टू मैथ्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ट्राई करी। बस 2 क्वेश्चन ही छोड़ के आया था मैं, और बाकी फिर केमिस्ट्री और फिज़िक्स में गया, और मेरी परसेंटाइल सेकंड अटेम्प्ट में 98.77 थी। 98.77 मतलब अप्रॉक्स 99 के करीब है। तो मतलब देखो क्या है, बच्चे ऐसा करते हैं ना कि जो आ गया कि नहीं हमें केमिस्ट्री करना है, पहले फिज़िक्स करना है या मैथ्स करना है, तो ऐसे प्री माइंडसेट से नहीं जाना है। जो तुम्हारा
अच्छा स्ट्रांग हो सब्जेक्ट, उसे सबसे पहले अटेम्प्ट करो, क्योंकि यदि उससे क्वेश्चन हो रहे हैं ना तो फिर उसके बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा और तुम सारे क्वेश्चन अच्छे से कर भी पाओगे। तो यही है कि जो स्ट्रांग सब्जेक्ट है तुम्हारा सबसे पहले वो करो। और 1-2 क्वेश्चन नहीं भी बन रहे हैं स्टार्टिंग में तो दिक्कत की बात कोई नहीं है, अभी तुम्हारे पास पूरा एग्ज़ाम बाकी है, पूरे 3 घंटे बाकी है। तो नेक्स्ट ट्राई करो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मूव कर जाओ। जैसे मान लो तुम्हारा जिस दिन रिज़ल्ट आया, सिलेक्शन हुआ कि हाँ अभी NIT सूरत मिल गई है, तो उस दिन घर का क्या रिएक्शन था? एक्चुअली हमें आने वाली थी सुबह शाम के 5 बजे को रिज़ल्ट, पर NT वाले का आपको पता है कि रिज़ल्ट डिले तो करते ही है, तो रिज़ल्ट आते आते रात की 11 बज गई। और उस दिन मैं कुछ काम से बिज़ी भी था, 11 बजे तक सो भी नहीं पाया वो दिन। तो सभी घर के सभी जागे हुए थे। अचानक से यूट्यूब पे, जैसा मैं यूट्यूब पे एक्टिव रहता ही हूँ, वीडियोस देखते रहता हूँ, तो यूट्यूब पे मैसेज आया कि हाँ रिज़ल्ट आउट। तो मैं मेरे मम्मी जी के साथ बैठा, रिज़ल्ट चेक किया और सबसे पहले रिज़ल्ट में आया आई गॉट सेलेक्टेड फॉर SVNIT। तो मतलब मेरे आँख से आंसू आ गई थी, मेरे मम्मी जी रोना शुरू कर दी और मेरे पापा तो शौक में बैठ पड़े थे, आयरन कर रहे थे तो वो बैठ गए, वो भी शौक में थे। हाँ बेटा कर दिखाया, मेरा मतलब एक कुछ उम्मीद थी और रख दिया, मतलब उम्मीद रखी थी बेटे से, वो हासिल कर दिखाया। तो यही घर की माहौल थी। मतलब यदि सिलेक्शन हो जाता आपका तो सबसे ज़्यादा खुश तो घर में ही मतलब मम्मी पापा होते हैं कि आखिर जो बेटा जिस चीज़ के लिए 2 साल 3 साल से लगा हुआ है वो आखिरकार उसने कर लिया, तो अच्छा है। और जैसे कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि जब टेस्ट में मार्क्स नहीं आते या कम मार्क्स आते हैं तो रिश्तेदार ताने मारते हैं, तो जब सिलेक्शन हो गया तुम्हारा तो क्या रिएक्शन था रिलेटिव्स का? मैंने वो दिन ही रात को मम्मी जी ने, मुझे स्टेटस डालना तो पसंद नहीं है, मेरा रिज़ल्ट आउट हो गया। अच्छा। तो मम्मी जी ने स्टेटस डाल दिया कि मेरा बेटा का इधर सिलेक्शन हो चुका है। तो रिश्तेदार क्या करे, फ़ोन करना स्टार्ट कर दिया, बेटा का हो गया। तो तब मतलब मम्मी भी खुद बोल रही थी फ़ोन कट करने के बाद कि अब वो भी बोल रहे हैं, जो बोल रहे थे कि टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, क्या करेगा। तो ऐसा तुम्हारे साथ होता था क्या कि रिलेटिव्स बोलते थे कि क्या कर रहा है, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे? अभी मेरे साथ ही क्या, सबके साथ ही होता होगा और बहुत जन रिलेट करते ही होंगे। सबके घर वाले मतलब रिलेटिव्स बोलते ही होंगे कि बेटा क्या ही करेगा, मेरा बेटा को देखो या ये कर रहा है वो कर रहा है। वही कंपेरिजन चलता रहता है कि मेरा बेटा ये कर रहा है, बस वो चीज़ से हमें मतलब डाइवर्ट नहीं होनी है, बस उसको इग्नोर करनी है, उसको इग्नोर करो और जितना फोकस के साथ कर सकते हो एकदम फोकस रहो अपनी स्टडी पे, बेटर से बेटर करते जाओ। रिज़ल्ट की फ़िक्र नहीं करनी है, आप अच्छा करोगे तो रिज़ल्ट तो एक दिन मिलेगा ही, तो उसमें आपको डाइवर्ट नहीं होना है। लास्ट में यही मान लो यदि एक एडवाइस देनी हो जिनका जनवरी में अटेम्प्ट है, क्या देना चाहोगे आदित्य? अब जैसे कि अक्टूबर का महीना चल रहा है आपके पास, और इन हैंड अगर अक्टूबर को देखा जाए तो 3 महीने बाकी है। तो अभी बस 2 महीने आप जितने भी मॉक टेस्ट, 2 से 3 महीने आप जितने भी मॉक टेस्ट दे सकते हो, जितने भी मैक्स टू मैक्स दे सकते हो, मॉक टेस्ट सबसे ज़रूरी होती है। वो आपका मतलब माइंड भी बूस्ट करेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। आपकी स्टार्टिंग में आएगी कम मार्क्स, पर आस्ते ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगी तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगी। मॉक टेस्ट तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। बस जब एंडिंग आ जाए, पढ़ाई उतनी करो मत जितनी स्टार्टिंग में करते थे, थोड़ी लाइफ को चिल बना दो, मतलब माइंड फोकस करो। जितनी मनपसंद चीज़ें हैं, जैसे मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ तो मैं लास्ट में जाके कुछ दिन फ़ुटबॉल भी खेला ताकि माइंड रिलैक्स हो जाए एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले। तो वो चीज़ करो और रूटीन फिक्स रखो, रूटीन मत बिगाड़ना बस। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य, तुम हमारे पहले पॉडकास्ट में आए और जैसे कि इसने बताया इसका खुद का एक्सपीरियंस है, तो ट्राई करो कि मेन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है तुम्हारा माइंडसेट क्या है। तुम यदि माइंडसेट में एकदम क्लियर हो ना, नहीं मुझे तो करना है तो करना है, हर्डल्स आएंगी, ऊपर नीचे होगा, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन आपको लगे रहना, क्योंकि अभी आपके पास चॉइस नहीं है। हुआ सिलेक्शन तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, उसके बाद देखेंगे जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन रिज़ल्ट से पहले ही ये मान लेना कि मेरा नहीं होगा या ये मान लेना कि मेरा ही होगा, तो ये गलत बात है। तो हमें कभी भी रिज़ल्ट से पहले प्री डिफाइन या प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए कि ऐसा ही होगा। लगे रहो, एक ना एक दिन भगवान ने चाहा तो रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। तो गाइस ये था हमारा पहला पॉडकास्ट, और कुछ इसने अपने लाइफ एक्सपीरियंस बताए, कुछ किसी का और लाइफ एक्सपीरियंस दूसरा रहेगा। तो आप कमेंट में बताओ कि आपके मन में क्या डाउट्स है जिससे कि हम अगली वीडियोस में कवर कर पाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंतिम तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसमें लाइक टारगेट हम नहीं रखेंगे, आप
लाइक कर दोगे मुझे पता है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आदित्य के लिए तो एक लाइक बनता ही है, बहुत अच्छा जूनियर है मेरा, बहुत प्यारा जूनियर है। तो चलो बाय बाय।